वीडियो बेटा आपके पास सेव भी रहेंगे, आप जो है इनको बाद में भी देख सकते हैं। पुराने भी आपको इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाया हुआ है वो भी सेव ही मिलेंगे कहीं न कहीं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। चलो अब अपन जो है वो दोबारा से अपने पॉइंट्स पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बात करें या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अभी तक हमने जो बातें करी थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बातें करी थी। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या-क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या-क्या है। उसके बाद हम जो है वो फोर्स के बारे में पढ़ने गए कि फोर्स कैसे लिखते हैं। फिर उस फोर्स से रिलेटेड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या है, वो हमने सीखा। उसके बाद हमने धीरे-धीरे एक-एक करके आगे जो है वो बहुत सारे फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस सोल्व करे। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बातें करें तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इमेजिनरी लाइन है जो कि हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए यूजफुल होती हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनका कंसेप्ट हमें हमें जो है वो फैराडे ने या माइकल फैराडे ने दिया था। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज यही है कि ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट पर या नेगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट हो जाती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा और हमेशा जो है वो किसके बारे में या किसके लिए यूजफुल होती हैं, ये हमेशा और हमेशा हमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए यूजफुल होती हैं। और ये जो है वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और कहाँ पर जाकर फिनिश हो जाएंगी, या तो ये इन्फिनिटी पर जाकर फिनिश हो जाएंगी या पॉजिटिव से स्टार्ट होके ये नेगेटिव पर जाकर फिनिश हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से स्टार्ट होती हैं और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर आकर फिनिश हो जाती हैं। और या ये यूं कहूं कि नेगेटिव चार्ज सॉरी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से स्टार्ट होंगी और इनफाइनाइट पर जाकर ये फिनिश हो जाएंगी। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी हुई। अब इसके बाद अगर हम आगे की बातें करें तो अगला देखो, ये जो होती हैं वो हमें चार्ज के बारे में भी आइडिया दे देती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उनसे देख के हम ये बता सकते हैं कि कैसा चार्ज है। दूसरा, ये हमें चार्ज जो है उसके बारे में आइडिया दे देती हैं कि ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें ये भी आइडिया लग जाता है कि कौन सा चार्ज बड़ा है। सपोज दैट बेटा अपने पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकली, तो ऐसे केस में यहाँ पर फील्ड लाइन का जो नंबर है, मैंने बोला यहाँ पर इस तरीके से फील्ड लाइंस बन रही थी 1 2 3 4 5 6 7। और दूसरा एक और चार्ज था, ये चार्ज Q1 था, एक और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, उससे भी हमारे पास जो है वो इस तरीके से फील्ड लाइंस इमिट हो रही थी बाहर की और इससे फील्ड लाइंस जनरेट हो रही थी। तो इस तरीके से फील्ड लाइंस यहाँ से जनरेट हुई, इस तरीके से फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ करी। अब ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर ये अपने पास फील्ड लाइंस जो है वो 8 हैं। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं चार्ज Q जो है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन के। अगर फील्ड लाइंस ज्यादा है तो ऐसे केस में चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और चार्ज जो है वो जब फील्ड लाइंस कम है तो चार्ज जो है वो कम होगा। इनका जो रेशियो आएगा बेटा वो 7:8 बनेगा। हमारे पास ये जो फील्ड लाइंस हैं इनका रेशियो क्या बनेगा, 7:8 बनेगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और चार्ज की हम बात करते हैं तो बिल्कुल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होती हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा और हमेशा चार्ज के प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी चार्ज के। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है फील्ड लाइन की। फील्ड लाइंस जो है वो हमें चार्ज के बारे में भी आइडिया दे देती हैं कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव चार्ज है। और ये जो फील्ड लाइन है वो हमें इन फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो हमें ये बताती है। देखो क्या कहता है कि इट गिव एन आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इफ द फील्ड लाइंस आर डेंसर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हाई। अगर बेटा कहीं पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं, मान लो यहां से यहां इस तरीके से फील्ड लाइंस हैं, अगर इस तरीके से फील्ड लाइंस हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो कम है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मोर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यहाँ पर डेफिनेटली क्या रहा होगा, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रही होगी। और यहां हमारे पास लेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये लेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है।
और यहाँ अगर मैं 2 पॉइंट मार्क कर लूँ, ये पॉइंट ए कह दूँ और ये वाला पॉइंट बी कह दूँ, तो मैं कहूँगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज लेस एज कंपेयर टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से कन्वर्जिंग है तो कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो डाइवर्जिंग है, इनकी इंटेंसिटी या इनका जो डेंसिटी है वो कम हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, इनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो इस डायरेक्शन में ई जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वास्तव में ये जो फील्ड लाइन है, इन फील्ड लाइन से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बता सकते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बन रही है, सपोज दैट यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, इनकी जो फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हुई, तो ऐसे केस में जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, उस पॉइंट पर हम बेसिक एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जो हमारे पास टेंजेंट होगी वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस टेंजेंट की डायरेक्शन के अलोंग होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं उनके अलोंग जो टेंजेंट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। दूसरा, इनके बारे में अगर छोटी छोटी और प्रॉपर्टीज पढ़ें तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर बेटा ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर लेती हैं तो नॉन कंजर्वेटिव हो जाती है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, कंजर्वेटिव नेचर की हैं। ये कभी भी जो है वो एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती। अगर क्लोज लूप का फॉर्मेशन करेंगी तो नॉन कंजर्वेटिव होंगी। जब आगे जाके हम ईएमआई पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। नॉन कंजर्वेटिव क्यों हुआ, क्योंकि क्लोज लूप के लिए टोटल वर्क डन जीरो नहीं आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर एक वर्क करेगा। क्लोज लूप के अंदर वर्क डन जो है वो नॉन जीरो होगा, और क्लोज लूप में वर्क डन अगर नॉन जीरो होगा तो वो कंजर्वेटिव नहीं होगा। दोबारा मेरी बात को समझ लेना ध्यान से। ये जो पेन है, इस पेन को मैं पहले उठा के ऊपर लेके गया, फिर मैं इसको उठा के नीचे ले आया। तो जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा था तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क कर रहा था वो नेगेटिव वर्क कर रहा था। क्यों? क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा था। जब मैं इसको नीचे लेके आया तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वर्क कैसा कर रहा था, पॉजिटिव वर्क कर रहा था। कैसे? फोर्स नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा था, तो ऐसे केस में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा था, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे केस में डेफिनेटली पॉजिटिव था। तो जाते वक्त वर्क डन नेगेटिव था, आते वक्त पॉजिटिव था, ऐसे केस में डेफिनेटली क्या होगा, ऐसे केस में टोटल वर्क डन जीरो मिलेगा। बट अगर ये जो लूप है, इस लूप में ये ऐसे ऐसे हम मूव करें और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा हमेशा पार्टिकल के इसी तरफ रहे, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उस पार्टिकल पर इसी तरफ रहेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर रहेगा। तो ऐसे केस में जो है वो वर्क डन इन क्लोज लूप जो है वो जीरो नहीं होगा और नॉन कंजर्वेटिव बन जाएगा। तो दोबारा से मैं मेरी बात को रिपीट करता हूं। मैंने कहा अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने क्लोज लूप का फॉर्मेशन करा होता, तो ऐसे केस में एक क्लोज लूप में अगर हम एक चार्ज को लेके घूमते, एक क्लोज लूप में एक चार्ज को यहां मैंने प्लस क्यू चार्ज को यहां से उठाया, मैंने प्लस क्यू चार्ज को यहां से उठाया और इसको ऐसे चारों तरफ घुमाया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, चारों तरफ घुमाया 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 घुमाया, ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया। हर टाइम वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है और हर टाइम वर्क डन पॉजिटिव है। तो वर्क डन अगर नॉन जीरो आ गया तो ऐसे केस में ये नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव को हमने डिफाइन ही ऐसे करा है कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वो होते हैं जिनके लिए टोटल वर्क डन इन ए क्लोज लूप क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद देखो सेवंथ प्रॉपर्टी में क्या कहता है, कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द conductor. This implies the electric field inside the conductor is always zero and is zero in static condition. Obviously, अगर कोई एक कंडक्टर है वो स्टैटिक कंडीशन में है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर वो मूविंग कंडीशन में आ जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस ईएमएफ हो सकता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। जस्ट इमेजिन दिस इज द रोड, और इस रोड को अगर हम, दिस इज द एक कंडक्टिंग रोड, ये अपने पास एक कंडक्टिंग रोड है, और अगर हम इसको ऐसे मोशन कराएंगे तो इस कंडक्टिंग रोड के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ बिल्ड होगा और वो होगा बीवीएल। आगे जाके जब हम ईएमआई पढ़ेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये जो है वो एक
रोड है और ये स्टैटिक है, रुका हुआ है, कंडक्टिंग है। अगर हमने इसको रखा तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होंगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होंगी तो इसके अंदर जो है वो स्टैटिक कंडीशन के अंदर इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रहेगा, जीरो बना रहेगा। फिर इसके बाद एक एट्थ स्टेटमेंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन 10 लाइंस के लिए। हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर behave as equipotential surface and electric field line are always perpendicular to the इलेक्ट्रिक या इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। हमारे पास जो बेटा जितनी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उनके हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमेशा और हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। अगर इस सरफेस के पैरेलल इनका एक कंपोनेंट आ गया तो ऐसे केस में ये वाला पॉइंट हाई वाला बनेगा और ये वाला लो बनेगा। अब इधर कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर किसी एंगल थीटा पर हुई तो ई कोस थीटा इधर आएगा, ई साइन थीटा इधर आएगा, ई कोस थीटा इधर आया तो ये दोनों पॉइंट पर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि अगर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा और हमेशा क्या रहेंगी, उस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी। मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ गई होगी, और अगर समझ आ गई है तो फटाफट से मेंशन कर दो ये बातें यहां तक की क्लियर है ना। उसके बाद जो है वो नाइन्थ जो पॉइंट है जिसमें प्रॉपर्टीज की बात की गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जहां इंटरसेक्शन हुआ है उधर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएंगी, जैसा कि पॉसिबल नहीं है। तो बोलता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर इट मींस देयर आर टू और मोर देन फील्ड लाइंस एट ए पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। एक सिंगल पॉइंट पर एक से ज्यादा फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं हो सकती। अगर कहीं इंटरसेक्शन हुआ है तो दो फील्ड लाइंस हुई हैं, दो फील्ड लाइंस हुई हैं तो एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो पॉसिबल नहीं है। आरम बेटा आप भी बताते चलो साथ साथ। इसके बाद बेटा डिफरेंट डिफरेंट काइंड का वेरिएशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है। हमने बहुत शानदार अप्रोच से बहुत अच्छे से सीखा है, बहुत अच्छे से जाना है कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास केवल लेंथ होती है और उनमें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो केवल और केवल लेंथ के अलोंग होता है, उनमें एरिया के अलोंग किसी भी प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जिसके पास केवल लेंथ डिफाइन हो, जिसका एरिया और वॉल्यूम डिफाइन ना हो, उसके लिए हम हमेशा और हमेशा लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। उसके लिए केवल और केवल लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट की अगर बात करूं तो रिंग है और वायर है। तो सिंपल सी कहानी है, छोटी सी बातें हैं क्या कि अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा की बात करते हैं तो लेमडा इज सिंपली रिटन एज टोटल चार्ज क्यू डिवाइड बाय लेंथ। दूसरे तरीके से लिखूं तो लेमडा बराबर बनेगा बेटा डी क्यू डिवाइड बाई डी एक्स। अगर आपको छोटा सा चार्ज डी क्यू लिखना हो तो ये लिखा जाएगा लेमडा इंटू डी एक्स। हम लोग बोलते हैं दिस काइंड ऑफ चार्ज डेंसिटी is defined for is defined for 1D object and these object have only length, their area almost zero, their area and volume are almost zero। ये बात हमने बहुत ध्यान से पढ़ी है बेटा पहले भी। वॉल्यूम आर ऑलमोस्ट जीरो। अगर इनके वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे तो ऐसे केस में डेफिनेटली क्या होगा, ऐसे केस में इनके लिए जो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है और इनके लिए जो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी के साथ साथ इनके लिए जो एरियल डेंसिटी है वो दोनों के दोनों ही इंफिनिटी हो जाएंगी, टेंस टू इंफिनिटी हो जाएंगी। अब इसके बाद बात आती है बेटा 2D ऑब्जेक्ट्स की या सरफेस चार्ज डेंसिटी की। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ। इसके लिए यूनिट्स की भी बात अगर छोटे छोटे पॉइंट्स और लिखते चलूं तो लेमडा जो होता है उसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर। दूसरी बात, इसके जो एग्जाम्पल हैं ये किस किस के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग, वायर के लिए करते हैं और किसके लिए डिफाइन करते हैं, रिंग के लिए भी करते हैं। इसके बाद बेटा बात आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो डिफाइन होता है, सिग्मा बराबर लिखा जाता है टोटल चार्ज अपॉन एरिया। तो ये हमारे पास होती है चार्ज डिवाइड बाई एरिया।
और चार्ज पर यूनिट एरिया। जब हम सिग्मा को लिखते हैं छोटे से चार्ज dq के लिए तो dq डिवाइड बाई dA लिखेंगे। ऐसे केस में dq बराबर कितना आएगा, सिग्मा इंटू dA आएगा। और अगर सिग्मा की मैं यूनिट देखूंगा तो ये बनेगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। वास्तव में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। दूसरी बात अगर मैं करूं तो ये 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइन होती है। 2D ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, उनके पास केवल एरिया डिफाइन है, वॉल्यूम उनके लिए डिफाइन नहीं हो पाता। या मैं यूं कहूं उनका जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, उनका जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। अगर उनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो हो गया है तो ऐसे केस में उनके लिए केवल और केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जब हम लिखते हैं तो ये लिखा जाता है चार्ज अपॉन एरिया से। तो इनके लिए 2D ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन होती है। ये 2D ऑब्जेक्ट कौन है, जितनी भी सीट्स हैं, जितने भी होलो ऑब्जेक्ट हैं, होलो स्पेयर है, या जितने भी होलो सिलेंडर हैं, ये सारे के सारे 2D ऑब्जेक्ट्स की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि इनके पास कोई वॉल्यूम नहीं होता। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वॉल्यूम, या देयर वॉल्यूम इज जीरो, their volume is much low or tends to zero। इनका जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। फटाफट फटाफट से जो है वो बेटा इन चीजों को मेंशन करते चलें कि आपको ये बातें अच्छे से क्लियर है ना। अब इसके बाद जो वो आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं बेटा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू बराबर लिखा जाता है, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर लिखा जाता है क्यू डिवाइड बाई वी, या चार्ज गुलाम पर मीटर क्यूब, या चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अगर हम छोटी सी वॉल्यूम के लिए बात करेंगे तो छोटा सा चार्ज होगा और छोटी सी वॉल्यूम होगी। तो ऐसे केस में अगर हमें जो है वो छोटा सा चार्ज dq लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, dq बराबर आएगा रो इंटू dv। ये हमारे पास जो है वो छोटे से चार्ज dq की वैल्यू बनने वाली है। ऐसे केस में अगर हम बात करें 3D ऑब्जेक्ट्स की, तो 3D ऑब्जेक्ट है कौन कौन। 3D ऑब्जेक्ट की अगर कहानी की बात करूं तो 3D ऑब्जेक्ट जो है वो अपने पास जितने भी सॉलिड स्पेयर्स होते हैं, जो जिन जो नॉन कंडक्टिंग होते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा कंडक्टिंग स्पेयर्स जो होते हैं या कंडक्टिंग जो बॉडीज होती हैं उनके अंदर चार्ज कंप्लीटली कंप्लीटली कहाँ आ जाता है, उनकी सरफेस पर आ जाता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वॉल्यूम नहीं रह पाता। लेकिन जितने भी 3D ऑब्जेक्ट हैं उन सारे के सारे 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो नॉन कंडक्टिंग है, जो नॉन कंडक्टिंग होंगे उनके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड भी होगा। तो हम लोग बोलेंगे 3D ऑब्जेक्ट कौन है, जिनके लिए हम 3D या जिनके लिए वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी डिफाइन करते हैं, हम लोग बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट, लाइक सॉलिड स्पेयर, लाइक सॉलिड स्पेयर, सॉलिड सिलेंडर। ये जो है वो सारे के सारे एग्जांपल हैं 3D ऑब्जेक्ट्स के। इसके बाद बात आती है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने कैसे डिफाइन करा है, हम लोग बोलते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड E थ्रू ए एरिया E is defined by, the electric flux is defined as the dot product of electric field and area vector. It is proportional to the number of field line crossing to any geometrical area। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E बराबर क्या लिखा जाएगा, या सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या लिखा जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई की जो वैल्यू आएगी ना बेटा, फाई बराबर हमारे पास आएगा E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा और हमेशा लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो फाई बराबर आ जाएगा ई ए कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर कोई भी सरफेस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो ऐसे केस में एरिया वेक्टर और सरफेस का जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इसका जो एरिया वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे तो एरिया वेक्टर और सरफेस वेक्टर के इन बिटवीन, या एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन बिटवीन एंगल 90 डिग्री आएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल होगा तो ऐसे केस में इस सरफेस से एसोसिएट फ्लक्स जीरो होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ, कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलरली है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसे केस में एरिया वेक्टर और ई ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और ऐसे केस में फाई की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगी और मैक्सिमम फाई जो बनेगा वो ई इंटू ए बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया बनेगा।
जब भी बेटा हमें मैक्सिमम फ्लक्स लिखना पड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम फ्लक्स तो तभी होगा जब सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, पैरेलल हो। जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, सॉरी, सरफेस जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तब तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। लेकिन अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ऐसे केस में सारी की सारी फील्ड लाइंस इसी सरफेस से पास होंगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम बनेगी। इसके बाद एक छोटी सी थ्योरम आ जाती है बेटा, गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि टोटल फ्लक्स एसोसिएट विद एनी क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught टाइम ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। और ये जो क्लोज सरफेस है इसको हम गाउसियन सरफेस कहते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई सरफेस है और इस सरफेस के अंदर यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ चार्ज Q2 है, यहाँ कोई चार्ज Q3 है, यहाँ एक और चार्ज Q4 है। अगर इस सरफेस से मैं एंक्लोज चार्ज लिखूं तो Q एंक्लोज कितना आएगा बेटा? Q एंक्लोज आएगा अपने पास Q1 प्लस Q2, बिल्कुल। और ऐसे केस में हमारे पास फ्लक्स एसोसिएट विद द गाउसियन सरफेस इज सिंपली रिटन एज Q एंक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और Q एंक्लोज कितना है बेटा? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो गाउसियन सरफेस है, गाउसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होती है। वैसे तो गाउसियन सरफेस जो है वो हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, किसी भी एक क्लोज सरफेस को गाउसियन सरफेस अज्यूम कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि बस एक क्लोज सरफेस है जिससे सारी की सारी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, सारा का सारा फ्लक्स उसी से पास हो रहा है। और वैसे केस में जो टोटल फ्लक्स होगा वो हमेशा और हमेशा Q एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो गाउसियन सरफेस की बात करें, या एक जो है वो हमारी अप्रोच के लिए जो गाउसियन सरफेस हम, या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जब गाउसियन थ्योरम को हम यूज करते हैं, तो गाउसियन सरफेस जब हम एज्यूम करेंगे तो उस गाउसियन सरफेस के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। उस गाउसियन सरफेस की फॉर्मेशन के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली बातें हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाउसियन सरफेस। सबसे पहली बात कि फ्लेक्स थ्रू द गाउसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। बिल्कुल, कोई भी जो फ्लेक्स जो है जिससे पास हो रहा है, कोई भी जो सर शेप हो, हमेशा और हमेशा मैं यूं बोलूं कि यहाँ पर Q1 चार्ज इस सरफेस के अंदर है और यहाँ पर मैंने सरफेस इस तरीके से बनाई तो इसमें Q1 चार्ज इसके अंदर है। इससे एसोसिएट फ्लक्स जो होगा वो भी लिखा जाएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे एसोसिएट फ्लक्स जो होगा वो भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि फ्लक्स थ्रू द गाउसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। इसकी शेप पर डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स थ्रू द गाउसियन सरफेसेस डिपेंड ओनली ऑन द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड। ऑब्वियसली जो फ्लक्स होता है गाउसियन सरफेस के लिए वो हमेशा और हमेशा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो केवल और केवल ये चार्ज पर डिपेंड करता है, नीचे वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो फ्लक्स एसोसिएट थ्रू एनी गाउसियन सरफेस इज ऑलवेज डिपेंड ऑन Q एंक्लोज, डजंट डिपेंड ऑन आउटर चार्ज। फिर उसके बाद बोलता है कि फ्लक्स थ्रू द गाउसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड। ऑब्वियसली देखो बेटा, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ये कोई सरफेस है, इसमें चार्ज को आपने यहां रख दिया, यहां पर रखा, तो इस सरफेस से एसोसिएट फ्लक्स क्या बनेगा? Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनेगा। मैंने कहा इस चार्ज को आप जो है वो इसी शेप के अंदर, इसी के अंदर चार्ज को दूसरी जगह रख दो। आपने ये गाउसियन सरफेस बनाई और चार्ज को यहां कहीं रख दिया, तब भी फ्लक्स फाई बराबर आएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज की पोजीशन कहीं भी हो, इस बात पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। जितना भी फ्लक्स है वो हमेशा और हमेशा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिखा जाएगा। उसके बाद देखो क्या कहता है, कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट गाउसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। बिल्कुल, देखो क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास ये कोई गाउसियन सरफेस है और यहाँ एक चार्ज है Q1 और एक यहाँ चार्ज है Q2, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और उन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम लिखेंगे तो हमें दोनों के कारण लिखनी पड़ेगी। यहां पर E1 भी प्रेजेंट है और यहाँ E2 भी प्रेजेंट है। वास्तव में यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो फील्ड लाइन फॉर्म होंगी। तो यहां हम लोग बोलते हैं कि इस सरफेस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों के कारण है, E1 प्लस E2 के कारण। और लेकिन इससे एसोसिएट जो टोटल फ्लक्स है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? Q1 पर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटर के कारण भी है और इनर के कारण भी है। अब देखो क्या होता है, आउटर के कारण क्या हो जाता है चक्कर, आउटर के कारण चक्कर ये हो जाता है कि यहां से जो फील्ड लाइन आई, यहां से जो फील्ड लाइन आई, यहां से जो फील्ड लाइन आई, यहां से फील्ड लाइन आई, अब इसका जितना फ्लक्स इसके अंदर एंटर करा
उतना ही फ्लक्स इसके अंदर एग्जिट कर गया। तो Q2 का फ्लक्स जो है वो इस गाउसियन सरफेस पर कोई इंपैक्ट नहीं डालता, या यूं कहूं कि गाउसियन सरफेस से एसोसिएट जो फ्लक्स है वो आउटर चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि गाउसियन सरफेस से एसोसिएट टोटल फ्लक्स जो है वो आउटर चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज जितना आउटर चार्ज का फ्लक्स सरफेस के अंदर एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं आउटर चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन यहाँ पर आउटर चार्ज का कारण टोटल फ्लक्स में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। उसके बाद देखो क्या कहता है, अगले ही स्टेटमेंट में हमें बोलता है कि इन द क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। ऑब्वियसली इनकमिंग का फ्लक्स जो है उसमें एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, और दोनों में 180 डिग्री होगा तो cos 180 इज -1। तो एंटरिंग फ्लक्स जो होता है उसके लिए हमारे पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल आता है वो ऑब्ट्यूस एंगल आता है, और ऑब्ट्यूस एंगल के केस में तो डेफिनेटली क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और cos थीटा जब नेगेटिव बनेगा तो ऐसे केस में इंटरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव कंसीडर करा जाएगा। अब हम लोग हमें बोलता है कि इन ए गाउसियन सरफेस फ्लक्स इज जीरो doesn't imply E is zero, but E is zero then flux is always zero। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी सरफेस से एसोसिएट फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जितना फ्लक्स उसमें एंटर करा उतना ही फ्लक्स एग्जिट करे, लेकिन अगर कहीं पर ई जीरो हो गया तो डेफिनेटली फ्लक्स भी जीरो होगा। ऐसा जो है वो हमें बोला कि फाई जीरो है, इसका मतलब क्यू इन और बराबर क्यू आउट रहा, या फाई इन बराबर रहा होगा फाई आउट। जितना फ्लक्स एंटर करा उतना ही एग्जिट करा, इसका मतलब गाउसियन सरफेस से एसोसिएट टोटल फ्लक्स जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर हमने बेटा यहाँ पर एक चार्ज रखा प्लस का Q2 और इस यहाँ एक गाउसियन सरफेस बनाई, तो इस गाउसियन सरफेस से जो वो फ्लक्स ऐसे की ऐसे बाहर निकलेगा, इस तरीके से फ्लक्स बनेगा। जब इस तरीके से फ्लक्स की फॉर्मेशन होगी ऐसा सा फ्लक्स बनेगा, तो यहाँ पर फाई इन और फाई आउट दोनों बराबर होंगे। फाई इन जो वो नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा फाई आउट, तो टोटल फ्लक्स तो जीरो है, बट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, या यहां पर ऐसा नहीं कह सकते कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। बट अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो डेफिनेटली फ्लक्स भी जीरो होगा। इसके बाद देखो अगले स्टेटमेंट में क्या बोलता है कि इफ ए क्लोज बॉडी डजंट नॉट एंक्लोजिंग एनी चार्ज इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक सरफेस है या एक बॉडी है हमारे पास और उस बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, उसको हमने प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड either uniform or non-uniform, total flux linked with the body is always zero because entering flux and outgoing flux is इक्वल। तो दोनों ही केस में हम लोग बोलेंगे कि चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया हो, इस केस में भी फाई इन जितनी फील्ड लाइन एंटर करेंगी ना अंदर, उतनी ही फील्ड लाइन बाहर भी एग्जिट कर रही है, और जितनी एंटर कर रही है उतनी फील्ड लाइन अगर एग्जिट कर रही है तो फाई इन बराबर है फाई आउट के। इस केस में भी बेटा फाई इन बराबर है फाई आउट के। तो ऐसे केस में टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा इससे एसोसिएट, जीरो मिलेगा। अब इसके बाद देखो क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि इफ ए क्लोज बॉडी एंक्लोज ए चार्ज क्यू देन फ्लक्स। अगर कोई भी एक बॉडी जो है उसके एक अंदर एक चार्ज क्यू है तो उसका फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब अगर मैं यूं कहूं कि ये जो बॉडी है वो सिमेट्रिक है और इसमें चार्ज जो है वो भी सिमेट्रिक पोजीशन पर प्लेस किया गया है, तो इस बॉडी के अपर हाफ से और लोअर हाफ से दोनों जो पोर्शन है उन दोनों पोर्शन से इक्वल फ्लक्स निकलेगा। इधर से फ्लक्स भी फाई वन निकलेगा, इधर से फ्लक्स भी फाई वन निकलेगा। टोटल फ्लक्स जो होगा वो फाई वन प्लस फाई टू बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ऐसे केस में हम ये बोलेंगे कि इसका भी ऊपर वाला रीजन और इसका भी नीचे वाला रीजन दोनों से एसोसिएट फ्लक्स बराबर होगा, इधर फाई वन होगा और इधर फाई टू होगा। यहां भी जो टोटल फ्लक्स बनेगा फाई वन प्लस फाई टू बराबर आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे केस में हमारे पास दोनों बराबर हैं, तो यहां पर ऊपर वाले से भी आधा फ्लक्स एसोसिएट होगा, नीचे वाले से भी आधा होगा। इसी तरीके से हमारे पास अगर इस चार्ज को हमने सिमेट्रिकली प्लेस किया है तो इस सरफेस से
इस सरफेस से यहाँ टोटल 6 सरफेस ऐसी बनेंगी जिन सरफेस से जो है वो इक्वल फ्लक्स एग्जिट करेगा, इक्वल फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा। यहाँ φ1 है तो यहाँ भी φ1 है, यहाँ भी φ1 है, यहाँ भी φ1 है। हर सरफेस से φ1 है तो 6 टाइम ऑफ φ1 बराबर बनेगा बेटा Q एप्सिलॉन नॉट। तो मींस दैट φ1 इज इक्वल टू आएगा कितना, Q अपॉन। और ऐसा तभी होगा जब चार्ज जो है उसको हमने सिमेट्रिकली प्लेस किया हो। तो चार्ज को जब हमने सिमेट्रिकली प्लेस किया इनसाइड द सरफेस, तो ऐसे केस में जो है वो हर एक सरफेस से जो या हर एक पोर्शन से एसोसिएट फ्लक्स जो है वो बराबर होगा, और हर एक पोर्शन से एसोसिएट फ्लक्स बराबर होगा। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे हर एक सरफेस से एसोसिएट फ्लक्स जो है वो φ1 के इक्वल होगा, और उस φ1 की वैल्यू आएगी Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। फटाफट फटाफट से इन चीजों के बारे में बता देंगे। क्या आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई? क्या ये बातें अच्छे से समझ आ गई? क्या थोड़ा थोड़ा मेंशन करते चलेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। अगले ही पॉइंट में हमें बोलता है कि एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। गाउस लॉ के एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि गाउस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द क्लोज सरफेस, बट इफ वी हैव to find the electric field, then the surface must be symmetrical and perpendicular to the electric field. This surface is known as Gaussian surface, and electric field line are perpendicular to the Gaussian surface to find the electric field. देखो बेटा, अगर हमारे पास हमें जो है वो गाउसियन लॉ को यूज करके, गाउसियन लॉ को काम में लेकर अगर हमें क्या कैलकुलेट करना हो, गाउसियन लॉ को यूज करके अगर हमें गाउसियन लॉ को यूज करके हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो सबसे पहली कंडीशन है कि हमें जो गाउसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा वो गाउसियन सरफेस एक सिमेट्रिक सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा, और वो सरफेस हमें इस तरीके से अज्यूम करना पड़ेगा कि वो सरफेस जो है उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अगर डिफरेंट डिफरेंट काइंड की गाउसियन सरफेस की मैं बात करूं, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा जो गाउसियन सरफेस हम अज्यूम कर रहे हैं उस गाउसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और हर एक पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर आप अलग अलग जो ऑब्जेक्ट हैं या अलग अलग तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं उनके लिए आप गाउसियन सरफेस की बात करना चाहेंगे, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो गाउसियन सरफेस बनेगी वो स्पेरिकल गाउसियन सरफेस बनेगी। ये वैसा ही है जैसा हमने वेव फ्रंट में देखा है। और अगर लीनियर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए गाउसियन सरफेस की बात करेंगे, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये गाउसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म होंगी। तो हम लोगों ने बोला कि अगर हमारे पास कहीं भी कोई एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसे केस में जो गाउसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे वो गाउसियन सरफेस कैसी बनेगी? हमारे पास जो पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऐसे केस में गाउसियन सरफेस स्पेरिकल होंगी। तो पॉइंट चार्ज के केस में जो गाउसियन सरफेस है वो कैसी बनेगी बेटा? वो स्पेयर बनेगी, स्पेरिकल बनेगी। इस गाउसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस की क्या रहेगा? परपेंडिकुलर भी रहेगा। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उस केस में हमें गाउसियन सरफेस का फॉर्मेशन करना है, तो इस केस में जो गाउसियन सरफेस फॉर्म होगी वो गाउसियन सरफेस एक सिलेंडर फॉर्म होगी या सिलेंड्रिकल फॉर्म होगी। इस केस में भी जो है वो इस सरफेस के हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। और यहां पर हम लोग बोलेंगे हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो ये हमारे पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और पॉजिटिव का प्लस का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो गाउसियन सरफेस बनती है वो सिलेंड्रिकल बनती है। ऐसे केस में सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस होती हैं, इस केस में स्पेरिकल गाउसियन सरफेस होती हैं। और अगर हम जो है वो दूसरी तरीके के गाउसियन सरफेसेस की बात करें, तो कई बार हम लोग जो है वो क्यूबिकल गाउसियन सरफेस को भी यूज करते हैं। जैसे अगर आपको बेटा एक जो है वो प्लेनर या एक सीट के ऊपर या सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पर जो है वो एक क्यूबिकल जो या क्यूबॉइड शेप का एक गाउसियन सरफेस एज्यूम कर सकते हैं, और इस क्यूबॉइड शेप के कारण जो है वो यहाँ पर क्या कर कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस टोटल फ्लक्स से आप जो है वो यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ हम एक क्यूबॉइड लाइक शेप की भी एक गाउसियन सरफेस अज्यूम करते हैं। ये क्यूबॉइड लाइक शेप की जो गाउसियन सरफेस है वो कुछ इस तरीके की बनेगी, ऐसी ऐसी आपको दिखाई देगी। ये गाउसियन सरफेस जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। जब हमारे पास इस सीट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ऐसे केस में ये क्यूबॉइड गाउसियन सरफेस है।
तो क्यूबॉइड शेप की भी गाउसियन सरफेसेस हो सकती हैं, पॉइंट चार्जेस के लिए स्फेरिकल गाउसियन सरफेसेस होती हैं। और अगर हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो गाउसियन सरफेसेस होती हैं वो कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल होती हैं। तो ये कुछ छोटी-छोटी बातें हैं। इसके बाद बात की जाती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? अगर हमारे पास बेटा यहाँ पर क्यू पॉइंट चार्ज है और इसके चारों तरफ हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक गाउसियन सरफेस का फॉर्मेशन करेंगे और गाउसियन सरफेस का फॉर्मेशन करने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से एसोसिएट टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो फाई बराबर क्या आएगा बेटा? फाई बराबर बनेगा ई डॉट ए बराबर कितना आएगा बेटा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। कैलकुलेट करना है हर पॉइंट पर ई कितना है? ई है डॉट ए। दोनों का अगर वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसे केस में दोनों के बीच में एंगल थीटा बराबर कितना है? 0 बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 है और दोनों के बीच में अगर एंगल 0 है तो यहाँ पर cos 0 यानी 1 बनेगा तो E इंटू एरिया। एरिया की वैल्यू क्या बनेगी? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब आप इसको लिखने जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर आएगा बेटा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सोल्व करके लिखूंगा तो ये बनेगा कि Q बाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आर कैप के अलोंग आएगी और ये बनेगा कि Q बाई आर स्क्वायर आर कैप। और हमारे पास इसको अगर हम और अच्छे से लिखेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का वेरिएशन देखें फॉर पॉइंट चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा आता है। चार्ज के नियर बाई पॉइंट्स पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है और चार्ज से फार अवे पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत कम हो जाता है, टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है या सॉरी आफ्टर ए लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो टेंस टू जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाता है। इसके बाद अगर हम आगे के पॉइंट पर चलते हैं, अगली कुछ छोटी छोटी और बातें करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर या कोई एक अपने पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक वायर है और वो इनफाइनाइट लेंथ का है। अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो ऐसे केस में इससे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें गाउसियन सरफेस को अज्यूम करना पड़ेगा और गाउसियन सरफेस अज्यूम कर लिया हमने। एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस बना और सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस बना तो ऐसे केस में हमने क्या लिखा? टोटल फ्लक्स लिखा। और टोटल फ्लक्स लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? टोटल फ्लक्स लिखने के लिए हमें क्यू एंक्लोज की नीड है और क्यू एंक्लोज की अगर हम बात करेंगे बेटा तो क्यू एंक्लोज तो यहां से लेकर यहां तक का चार्ज होगा और यहां से यहां तक का चार्ज लिखने के लिए हमने बोला ये लेंथ है तो क्यू इन बराबर क्या बनेगा बेटा? लेंथ इंटू चार्ज डेंसिटी लेमडा। ऐसे केस में अगर हम यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स लिखेंगे फाई तो उसकी वैल्यू आएगी ई डॉट ए दैट इज सिंपली रिटन एज ई इनटू इस पूरी कर्ड सरफेस का जो एरिया होगा ना वो एरिया कितना बनेगा? इस कर्ड सरफेस का जो एरिया बनेगा हमारे पास वो बनेगा 2 पाई आर एल। तो इसका एरिया आता है 2 पाई आर इंटू एल और बराबर कितना आएगा बेटा? फ्लक्स बराबर आता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सोल्व करूंगा बेटा तो क्यू इन की वैल्यू आएगी एल अपॉन लेमडा इंटू एप्सिलॉन नॉट। सोल्व करेंगे तो एल लेमडा से लेमडा कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट वायर इज सिंपली रिटन एज लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब मैं अगर इसको के में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 2 के लेमडा बाई आर। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर आएगा कितना? 2 के लेमडा डिवाइड बाई आर इंटू आर कैप। दूसरे तरीके से लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं 2 के लेमडा डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ए इनफाइनाइट वायर वो क्या होगी? आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ऐसे केस में इसका ग्राफ एकदम कंप्लीटली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। यहाँ ग्राफ एकदम प्योरली रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हमने यहाँ पर और सीख ली। इसके बाद कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्पेयर। एक कंडक्टिंग स्पेयर के कारण अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो कंडक्टिंग स्पेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अगर हमारे पास बेटा एक कंडक्टिंग स्पेयर है तो कंडक्टिंग बॉडीज के लिए एक छोटी सी बात होती है कि कंडक्टिंग बॉडीज के अंदर सारा का सारा चार्ज उनकी आउटर सरफेस पर आ जाता है, अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर एक कंडक्टिंग स्पेयर की हम बात करें तो कंडक्टिंग स्पेयर जो है वो कुछ इस तरीके की शेप है। ये एक कंडक्टिंग स्पेयर है। इसमें सारा का सारा चार्ज जो है वो इसकी सरफेस पर आ चुका है। इनसाइड जो है वो किसी भी प्रकार का चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अगर इनसाइड किसी भी प्रकार का चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो हम यहाँ पर जो है वो तीन अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, तीन अलग अलग पॉइंट के लिए बात करने जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट
हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, सबसे पहला पॉइंट हम यहां कंसीडर कर लेते हैं इस पॉइंट को ए, एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं बी, एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं सी। यहां तीन अलग अलग पोजीशन की बात की जाती है। सबसे पहले फॉर ए जो है वो कौन सा पॉइंट है, इनसाइड, इनसाइड द स्पेयर। अगर इनसाइड द स्पेयर हम बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे ऐसे केस में टोटल फ्लक्स फाई बराबर बनेगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर क्यू एनक्लोज चार्ज की बात करूं तो ए से पास होने वाला गाउसियन सरफेस अगर हम देखें तो उसके एसोसिएट या उससे उससे एनक्लोज चार्ज कितना है, जीरो है। उससे एनक्लोज चार्ज जीरो है तो ई डॉट ए भी जीरो होगा। ई डॉट ए जीरो होगा तो ई इनसाइड ए कंडक्टिंग स्पेयर क्या होगा, जीरो होगा। अगर मैं पॉइंट बी की बात करूंगा उससे पहले मैं एक बार पॉइंट सी की भी बात कर लेता हूं। पॉइंट सी की अगर हम बात करें तो पॉइंट सी जो है वो एक आउटर पॉइंट है और उसके लिए आप जब गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो वो गाउसियन सरफेस कुछ इस तरीके की फॉर्म होगी। और यहां पर हम लोगों ने बोला था ए जो है वो एक इनसाइड पॉइंट है जिसके लिए जो डिस्टेंस है सेंटर से वो लेस देन कैपिटल आर है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर पॉइंट सी। अगर मैं पॉइंट सी के लिए बात करूं तो पॉइंट सी आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड द स्पेयर। और आउटसाइड पॉइंट के लिए हम कहते हैं कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन द कैपिटल आर। ऐसे केस में हमारे पास जो फाई लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इस स्फीयर पर टोटल चार्ज क्यू है तो टोटल टोटल चार्ज ही एंक्लोज है, तो सारा का सारा चार्ज गाउसियन सरफेस के इनसाइड है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे ये वैल्यू बनेगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर जो टोटल फ्लक्स एसोसिएट विद द गाउसियन सरफेस आप लिखने जाएंगे तो वो वैल्यू आएगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, बराबर आ जाएगा बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, ई की वैल्यू आएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लिखने जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। और आर कैप वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो उसके साथ आर कैप भी आ जाएगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं देखूं तो अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आया। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, जीरो आया। आउटसाइड कितना आया, क्यू बाई आर आया। अब मैं एक और पॉइंट की बात कर लेता हूं, मैं कहूंगा एट सरफेस, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सरफेस के लिए हम बोलेंगे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। और एट पॉइंट बी, सरफेस पर जो पॉइंट है वो बी है, बी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो ई बराबर लिखा जाएगा बेटा के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो हमारे पास सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। उसके बाद कंटिन्यूअसली आर बढ़ने के साथ साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लगेगा और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ई वर्सेस आर ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। कहां तक जीरो है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर तक जीरो है, सरफेस तक जीरो है। सरफेस पर एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड आया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और कितना होगा बेटा, वो होगा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली डिक्रीज करने लगा और इनफाइनाइट पर जाकर जीरो होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउटसाइड है और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। यहाँ ई इनसाइड है और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कंडक्टिंग स्पेयर के लिए। अगर हम यही बात करें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर, देखो बेटा कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग नहीं बोलेगा आपको, आपको सीधा सीधा ही दे देगा कि ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पेयर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यूनिफॉर्म चार्ज स्पेयर है मतलब उसमें हर एक पॉइंट पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डेफिनेटली वो स्पेयर एक नॉन कंडक्टिंग है, वो कंडक्टिंग नहीं है। और वो नॉन कंडक्टिंग है तभी तो उसके अंदर यूनिफॉर्म हो सकता है, अदरवाइज तो यूनिफॉर्म पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि सारा का सारा चार्ज जैसे ही आप उसको दोगे वो सारा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा, यूनिफॉर्म चार्ज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने बोला हमारे पास जो है वो ये एक कोई सरफेस या कोई एक स्पेयर है, इस स्पेयर में अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब अंदर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, बाहर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सॉरी, इसकी सरफेस पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके इनसाइड भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके लिए भी हम तीन अलग अलग पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट हमने बोला कि यहाँ एक पॉइंट है ए, ये जो ए पॉइंट है वो इसके इनसाइड है, इनसाइड पॉइंट ए मार्क करा। इस ए पॉइंट के लिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा 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 गाउसियन सरफेस बनेगा। इस पॉइंट ए की जो रेडियस है वो इस स्पेयर की जो टोटल रेडियस है कैपिटल आर उससे क्या है,
कम है, यहाँ इस की सरफेस पर कोई पॉइंट बी है। ऐसे ही मैंने एक इसके लिए आउटर पॉइंट भी ले लिया, ये आउटर पॉइंट इसके लिए सी है। सी के लिए भी मैं यहाँ पर क्या करूंगा बेटा, एक गाउसियन सरफेस का फॉर्मेशन करूंगा। मैंने 3 अलग-अलग गाउसियन सरफेस फॉर्म कर ली, एक बी के लिए, एक सी के लिए, एक ए के लिए। हम बोलेंगे सबसे पहले फॉर पॉइंट ए। पॉइंट ए के लिए अगर हम बात करें तो पॉइंट ए जो है वो कौन सा है, जिसके लिए स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, इनसाइड पॉइंट है। तो इनसाइड पॉइंट पर क्या होगा जी, देखो जी, सुनो जी। अगर इनसाइड पॉइंट पर हमें क्या लिखना है, इनसाइड पॉइंट पर हमें क्यू इन लिखना है। तो क्यू इन कैसे लिखते हैं, क्यू इन बराबर यहां वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो लिखा जाएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो टोटल चार्ज इस पर क्यू था और क्यू चार्ज इसकी कंप्लीट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड था। और जो छोटा सा वॉल्यूम बनेगा इनसाइड स्फीयर का, वो कितना बनेगा बेटा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बनेगा। जब आप इसे इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहां से वैल्यू आएगी क्यू स्मॉल क्यूब, क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। ये क्यू एंक्लोज होगा, क्यू एंक्लोज चार्ज हमें मिल गया या क्यू इनसाइड चार्ज हमें मिल गया। तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं फ्लक्स फाई बराबर क्या बनेगा बेटा, ई डॉट ए। जब आप ई डॉट ए करके लिखेंगे इसे तो ऐसे केस में आपके पास ये वैल्यू आएगी क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, और ई डॉट ए करूं तो ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर बराबर कितना आएगा, क्यू एंक्लोज यानी कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो एक आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इसको कैंसिल आउट करेगा तो आर क्यूब में पावर एक ही रह जाएगी और 4 पाई नीचे आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर कितना बनेगा बेटा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा क्या, क्यू डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा एक एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, तो यहां पर बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी के कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्मॉल आर वेक्टर के परपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो इस केस में क्या होता है, परपोर्शनल टू स्मॉल आर होता है। मतलब जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा इनसाइड पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले हमने बात करी फॉर इनसाइड पॉइंट्स। सेकंड वाले केस में अगर हम बात करें तो एट सरफेस, ई एट सरफेस, तो ई एट सरफेस के लिए स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर लिखेंगे तो ई बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन होगी आर कैप की डायरेक्शन में। तो ये तो वैसा ही फॉर्मूला आ गया जैसा फॉर्मूला किसके लिए बन रहा था, जैसा हमारे पास कंडक्टिंग स्पेयर के लिए बन रहा था। अब इसके लिए और छोटी छोटी बातें करूं तो तीसरा पॉइंट इनके लिए कौन सा है, एट आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट पर क्या होगा, आउटसाइड पॉइंट पर तो वैसा ही बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर हम क्यू एंक्लोज देखेंगे तो क्यू एंक्लोज सारा का सारा टोटल चार्ज एंक्लोज है, वो टोटल चार्ज एंक्लोज होगा तो ई आउटसाइड बराबर अपने पास लिखा जाएगा कितना, क्यू अपॉन ये अपने पास आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। सोल्व करके लिखूंगा तो ये वैल्यू बनेगी बेटा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इसकी डायरेक्शन भी देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन आर कैप में आ जाएगी। तो आउटसाइड फॉर्मूला तो वैसा ही आया जैसा कंडक्टिंग स्पेयर के लिए था, और इनसाइड फॉर्मूला इसमें जो है वो आर के प्रोपोर्शनल आया। तो यहां पर बेटा जो ग्राफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर का, वो कुछ ऐसा ग्राफ आता है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाता है, सरफेस पर जाकर ये मैक्सिमम हो जाता है, आर के प्रोपोर्शनल रहता है, और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है और फाइनली कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। और ये जो पॉइंट है वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये तो सरफेस वाला पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है और उसी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। उसके बाद पहले जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, बट कभी भी कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हमने सीख ली। फिर कहता है एक छोटा सा पॉइंट लगा के, वी कैन नॉट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ एंड सीट ऑफ फाइनाइट एरिया विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ। देखो बेटा, गाउस लॉ की हेल्प से हम इनफाइनाइट के लिए बातें कर सकते हैं, फाइनाइट के लिए बातें नहीं कर सकते। तो अगर इनफाइनाइट वायर का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है या इनफाइनाइट सीट के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो गाउसियन सरफेस को या गाउसियन लॉ को यूज करके हम उसे
सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी हमें फाइनाइट वायर के लिए कैलकुलेट करना हो और फाइनाइट सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो उसको गाउसियन लॉ को यूज करके सोल्व नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनाइट वायर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो इनडिटरमाइन हो जाती है, या उसकी जो डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा वेरी करती रहती है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाते। हम ये जजमेंट नहीं कर पाते कि कैसी गाउसियन सरफेस लें। वहां पर गाउसियन सरफेस जो है उनका फॉर्मेशन हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन इनफाइनाइट के केस में हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली वायर से दूर जा रहा है। अगर इनफाइनाइट के केस में दूर जा रहा है तो इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी एक इनफाइनाइटली चार्ज सीट है, जस्ट इमेजिन कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइटली चार्ज सीट है और इस इनफाइनाइटली चार्ज सीट के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? इस इनफाइनाइटली चार्ज के कारण अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें गाउसियन जो सबसे पहले गाउसियन सरफेस का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। गाउसियन सरफेस मैंने यहाँ एक सिलेंडर माना और इस सिलेंड्रिकल शेप के लिए ही मैंने यहाँ पर गाउसियन सरफेस बना दी। अब ये जो सीट है वो दो तरीके की हो सकती है। हो सकता है ये कंडक्टिंग हो सकता है ये नॉन कंडक्टिंग हो। तो मैंने पहला केस जो है वो नॉन कंडक्टिंग के लिए लिया। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग सीट, लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सीट। अगर नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए हमें लिखना है तो नॉन कंडक्टिंग सीट के अंदर क्या होगा बेटा? जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो केवल एक ही सरफेस पर होगा। कंडक्टिंग के अंदर क्या होगा? देखो बेटा, हमारे पास ये कंडक्टिंग सीट है, जैसे आप इसको चार्ज दोगे तो चार्ज पूरा इस सरफेस पर भी आ जाएगा और इस सरफेस पर भी आ जाएगा। लेकिन नॉन कंडक्टिंग के अंदर चार्ज रहेगा तो अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक ही लेयर में होगा, और अगर दोनों सरफेस पर आ जाएगा तो ऐसे केस में चार्ज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दो अलग अलग लेयर पर होगा। तो यहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो सिंगल लेयर में हुआ है। अब देखो बेटा, ये जो एरिया है इस एरिया को मैं अगर ए कंसिडर करूं तो अंदर वाला एरिया भी ए बनेगा, ये वाला एरिया भी कितना बनेगा? ए बनेगा। तो यहाँ पर क्यू एंक्लोज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा इंटू ए, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्लक्स फाई बराबर, तो वो बनेगा क्यू एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल। और ये बराबर होगा ई इंटू ए के। अब देखो ई इंटू ए इधर का भी है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के कारण आएगा। तो एरिया कितना है? एरिया एक्चुअल में यहाँ 2a है। इधर का एरिया भी हमारे लिए काम आ रहा है और उधर वाला एरिया भी हमारे लिए काम आ रहा है। हमने बोला कि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों तरफ होंगी, और अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों तरफ होंगी तो इधर से भी फ्लक्स एमिट होगा, इधर से भी फ्लक्स एग्जिट करेगा, इधर से भी फ्लक्स एग्जिट करा, इधर से भी फ्लक्स एग्जिट करा। तो ऐसे केस में एरिया ट्वाइस ऑफ ए यूज हुआ। तो इसको जब सोल्व करा तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग सीट इज सिंपली रिटन एज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये बेटा डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। इसके बाद अगर एक और सीट की बात करें तो दूसरा हमारे पास क्या है? ए लॉन्ग कंडक्टिंग सीट। अगर कंडक्टिंग सीट होगी तो क्या होगा? अगर एक लॉन्ग कंडक्टिंग सीट है तो कंडक्टिंग सीट के केस में क्या होगा? देखो बेटा, हमारे पास ये एक कंडक्टिंग सीट है, लॉन्ग कंडक्टिंग सीट है, तो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इधर भी होगा और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उधर भी होगा। दोनों सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसके बाद हम इस पर गाउसियन सरफेस जो वो फॉर्म करेंगे। जब आप इस पर गाउसियन सरफेस का फॉर्मेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से भी एग्जिट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से भी एग्जिट करेगा। यहां अगर मैं क्यू एनक्लोज लिखूंगा तो क्यू एनक्लोज दो बार काउंट होगा, इधर से भी चार्ज काउंट होगा और उधर से भी चार्ज काउंट होगा। तो सिग्मा इंटू ए, यानी यूं बोलो कि सिग्मा इंटू 2a। तो हमारे पास जो टोटल एंक्लोज चार्ज आएगा वो दोनों सरफेस के कारण आएगा, और ये सिग्मा इंटू ए दो बार आएगा, तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा इंटू ए ये एंक्लोज चार्ज बनेगा। और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो आया, यहां भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहां भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो यहां पर जो फ्लक्स बनेगा टोटल फाई बराबर वो बनेगा बेटा कितना? 2a इंटू ई, और बराबर होगा वो किसके? क्यू एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू देखो कितनी आएगी। ये आएगा 2a ई बराबर 2 सिग्मा ए, या 2a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर आ जाएगा आपके पास कितना?
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउसियन लॉ को यूज करके हमने अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख लिया। वो चाहे ऑब्जेक्ट हमारे पास कैसा हो, वो चाहे पॉइंट चार्ज हो, वो चाहे हमारे पास सॉलिड स्फीयर हो, वो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, वो हमारे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर हो, वो लॉन्ग शीट हो, वो कंडक्टिंग शीट हो, वो नॉन कंडक्टिंग शीट हो, हर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना सीख लिया। मेरे ख्याल से ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।